हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन। इसमें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। जब एक वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब उसका मतलब क्या होता है ना। नेक्स्ट वी विल सी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो जब दो या ज़्यादा वेक्टर्स को मिलाते हैं आपस में तब उसको एडिशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं, है ना। और वो किस तरह से होगा, उसके क्या पॉइंट्स होंगे, ये सब हमको अभी देखना है। स्टार्ट विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। तो कोई भी एक वेक्टर है, अगर उसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, है ना, ये अपन को देखना है अभी। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर द रिजल्ट इज ऑल्सो अ वेक्टर। मतलब जब किसी एक वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो भी एक वेक्टर होता है ना। फॉर एग्जांपल, अ वेक्टर ए is multiplied by a real number lambda, then result is also a vector। माना हमने रिजल्ट वेक्टर आर आ रहा है ना। तो सिचुएशन ये है कि ए वेक्टर को हमने एक लैम्डा नंबर से मल्टीप्लाई किया है, एक रियल नंबर से, तो जो रिजल्ट है वो आर वेक्टर होगा। और इसको जो है इस तरह से लिखा जाता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर। ठीक है। तो इस केस में जो मेन पॉइंट है ना, वो ये नोट करना है। पहला पॉइंट तो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। लेकिन लेमडा को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे पहला पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो लेमडा को हमने पॉजिटिव कर लिया है, बस ये पॉइंट यहाँ पे अपने को ध्यान देना है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है उस वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात हो गई। नाउ वी विल जस्ट सी दैट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर, है ना। ये जो रिजल्ट वेक्टर है इसका आर का डायरेक्शन क्या होगा। So direction of R will be same as that of A if lambda is positive। मतलब अगर लेमडा को पॉजिटिव लेते हैं और ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आर का डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, ए जैसा ही होगा। और दूसरा पॉइंट, अगर लेमडा को नेगेटिव नंबर्स ले रहे हैं, है ना, और ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आर का जो डायरेक्शन आएगा वो उल्टा आएगा। तो इसके लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। वो एग्ज़ाम्पल है, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए, है ना, हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। ठीक। तो उसको हमने एक फिगर में इस तरह से दिखा लिया है। ये है, ये 5 यूनिट्स का एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इस तरफ से है ना। अब अगर हम इसको दो केसेस बनाते हैं, अगर एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डबल हो जाएगा। और जो है ये वेक्टर बना 2a वेक्टर, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया, जितना पहले था उसका डबल हो गया। तो ये 10 यूनिट्स हो जाएगा। ये 5 यूनिट्स था तो ये 10 यूनिट्स हो गया, लेकिन डायरेक्शन सेम है ना। अगर हम इसी को -2 से मल्टीप्लाई करते तो वो इस तरह से उसको हम लोग लिख सकते हैं। अब ये हुआ -2a वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड तो उसकी डबल ही है
है ना, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो उल्टा हो गया है। तो ये दोनों पॉइंट इससे अपने को क्लियर होना चाहिए कि अगर हम सिंपल नंबर देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दुगना हो गया, ये भी 2 ही देखना है पॉजिटिव, तो मैग्नीट्यूड डबल हो गया, लेकिन माइनस साइन के कारण उसका डायरेक्शन जो है वो उल्टा हो गया। नाउ वी कम टू एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं ना, वो प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर which produces the same effect as is produced by the individual vectors together। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है पहले स्टेटमेंट में ये बताया गया है ना। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है दो से ज़्यादा वेक्टर्स का, वो एक सिंगल वेक्टर होता है जिसका जो इफ़ेक्ट है वो सेम रहेगा जैसा कि अलग अलग वेक्टर्स मिला के लगा रहे हैं, है ना, कर रहे हैं। तो जो दोनों को कंबाइंड इफेक्ट हुआ वो सिंगल वेक्टर जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको रिजल्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को, रिजल्टेंट फाइंडिंग करने की प्रोसेस को हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स या कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। मतलब अगर दो वेक्टर्स को हम मिलाएं उसका रिजल्ट पता करें तो उसको हम बोलेंगे एडिशन और कंपोजिशन वेक्टर्स, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, और जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है P, इस पे दो फोर्सेस हमने लगा दिए, एक हुआ इधर F1 और एक हुआ F2। तो ये दोनों फोर्सेस इस पार्टिकल को अलग अलग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो जो पार्टिकल का मोशन होगा वो इधर कहीं बीच में होगा, समवेयर बिटवीन F1 F2। तो जो उसका रिजल्टेंट है मान लीजिए वो ये आ रहा है ना, उसको हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये था फर्स्ट फोर्स, ये है सेकंड फोर्स। तो जो रिजल्टेंट है ना, उसका वही इफ़ेक्ट होगा जो अलग अलग ये दोनों अगर लगा दें तो ये जो इफ़ेक्ट होगा पार्टिकल का सेम इफ़ेक्ट रिजल्टेंट को देना चाहिए। और इसको R को रिजल्टेंट कहा जाएगा और वेक्टर की लैंग्वेज में R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हुआ दो वेक्टर्स को ऐड करने का मतलब, है ना। इसी को कंपोजिशन भी बोला जाता है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स इज द सेम टर्म। इसका मतलब है दो वेक्टर्स को मिलाना और रिजल्टेंट को पता करना। Now we will discuss one more point about the addition of vectors, that is vector addition is different from algebraic addition। मतलब जैसे अलजेब्रा में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं वो अलग होते हैं और वेक्टर का एडिशन बिल्कुल अलग होता है ना। उसके लिए अलग मेथड्स बनाई गई हैं, वो हम अभी इसके इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। उसका हम एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक पर्सन जो है ना, वो 3 मीटर्स इधर मूव कर रहा है, दैट इज़ टुवर्ड्स राइट, या अगर हम डायरेक्शंस दिखा दें देन इट इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ ईस्ट। तो एक पर्सन जो है वो A से B तक चला 3 मीटर्स, वो चला टुवर्ड्स ईस्ट। अब वो 4 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ चल रहा है, तो वो C तक आ गया। तो उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप में डिस्प्लेसमेंट था वो था 3 मीटर टुवर्ड्स राइट, और राइट मीन्स ईस्ट। और जो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट था वो था B से C की ओर, दैट इज़ टुवर्ड्स नॉर्थ, और वो कितना चला 4 मीटर। तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर हम R से निकाल दें, कह दें, तो R होगा फर्स्ट वेक्टर दैट इज़ AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। लेकिन यहाँ पे जो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा AC, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच का। तो ये हुआ उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे कि ये 3 मीटर है और अगर ये 4 मीटर है तो रिजल्टेंट जो है वो 7 मीटर नहीं आएगा, है ना। उसको फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा और अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से इसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखना है कि AC का जो मॉडुलस है दैट इज़ नॉट इक्वल टू द सम ऑफ मॉडुलाई ऑफ बोथ द वेक्टर्स।
तो इनको ऐड करने से जो सम आ रहा है ना, वो सेम नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये जो AC है वो AC आएगा 3 and 4, दैट इज़ √3² + 4² दैट इज़ 25, और ये आया 5। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग अगर सम किया जाए तो 7 आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो 5 आ रहा है। तो ये पॉइंट भी समझ में आना चाहिए हमको। So we start addition with two simpler cases. First case, when the vectors are acting in same direction, मतलब दो वेक्टर्स ऐसे हैं, दो या ज़्यादा, जो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो उस समय रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, है ना। पहले उसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में है कि दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर उसी डायरेक्शन में लगा हुआ है B। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो सिंपली ऐड करने से हम निकाल पाते हैं, है ना। और जो रिजल्टेंट होगा वो इन तीनों को, दोनों को मिलाने पे एक लेंदी वेक्टर बनेगा, जिसका जो मॉडुलस होगा वो सीधे ऐड करने से हम निकाल सकते हैं। तो अलजेब्रिक एडिशन जो है वो इस केस में एप्लीकेबल है ना। जैसे कुछ नंबर्स ले लें तो और क्लियर हो जाएगा। मान लो हमने एक किसी पार्टिकल पे एक फोर्स लगाया हुआ है ना। वो फोर्स है 2 न्यूटन्स। एक पार्टिकल है, इस पे हमने एक फोर्स लगा दिया 2 न्यूटन्स का, और इसी डायरेक्शन में उसके ऊपर एक और फोर्स लगा दिया, दैट इज़ 5 न्यूटन्स का। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, है ना, वो होगा 2 + 5 न्यूटन, एंड इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट जो होता है वो सीधे सीधे ऐड करने से निकलता है, और उसका डायरेक्शन वही होता है जो दोनों में से किसी का भी डायरेक्शन है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, उसका मॉडुलस जो है वो दोनों अलग अलग वेक्टर्स के मॉडुलस के सम के इक्वल आता है, एंड डायरेक्शन इज सेम। डायरेक्शन ऑफ R इज सेम। तो तीनों का डायरेक्शन सेम हो गया, है ना। अब हम आते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरे केस में है when the vectors are acting in opposite directions। तो अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए हैं, ये देखना है अपने को, है ना। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अब वही केस में एक पार्टिकल पे दो फोर्स लगे हैं, एक लगा है टुवर्ड्स लेफ्ट 2 न्यूटन और दूसरा लगा है राइट वर्ड्स, दैट इज़ 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट जो होगा वो सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। तो इस केस में रिजल्टेंट होगा 5 न्यूटन - 2 न्यूटन, दैट इज़ 3 न्यूटन। तो ये रिजल्टेंट होगा 3 न्यूटन, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो बड़े वाले वेक्टर की तरफ होगा, है ना। यहाँ पे बड़ा वाला वेक्टर है 5, तो ये इसी के अलॉन्ग आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन दो केसेस में एल्जेब्रिक एडिशन एप्लीकेबल है, और अधिकतर केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है ना। नाउ वी कम टू थर्ड केस, जब वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो कुछ और रहता है ना। जैसे फर्स्ट दो केसेस से हम देखें तो फर्स्ट केस में था सेम है, दूसरे केस में था कि अपोजिट हैं। नाउ वी कम टू द थर्ड केस, उनके बीच का कुछ एंगल है ना। तो इसमें जो तीन चीज़ें अपन को देखनी है वो है, फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों वेक्टर्स को मिलाने के लिए एक लॉ बनाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर एक और उसी का दूसरा फॉर्म है, दैट इज़ नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर उन ट्रायंगल लॉ का एक जनरल फॉर्म है, जब ज़्यादा वेक्टर्स हो जाते हैं तब हम इस लॉ को यूज़ कर पाते हैं। तो ये ट्रायंगल लॉ का एक एक्सटेंशन है, इस तरह से इसको बोला जाता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एडिशन, नाउ वी कम टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे फर्स्ट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का अब हम उसको देख रहे हैं। इसमें इस तरह से इसका स्टेटमेंट है, इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by two adjacent sides of a triangle taken in one order, then the resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order, है ना। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब इस तरह से है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा और कोई वेक्टर है बी, और दोनों को ऐड करना है, तो जब दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसको एक ही ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड से दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, और वो सेम ऑर्डर में। जैसे इन दोनों को, इस वेक्टर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ये b के बराबर ही वेक्टर है, सेम वेक्टर है ना, इसको पैरेललोग्राम बना के हमने शिफ्ट कर दिया, ये वेक्टर यहाँ पे आ गया। अब ये एक ट्रायंगल बन गया है ए बी और सी, तो जो इस ट्रायंगल ए बी सी की जो थर्ड साइड होगी, दैट इज ए सी, ये इन दोनों का वेक्टर सम होगा, और उसका ऑर्डर उल्टा लेना पड़ेगा। जैसे इसका ऑर्डर हमने ऐसा लिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्लॉकवाइज लेगा पड़ेगा, तो ये होगा ए सी वेक्टर। सो ए सी वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और आर वेक्टर, इसको आर बोल दें, है ना, तो ये हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब हमको अगर इनका रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए तो वो ये हुआ, उसको मेजर कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट मिलेगा, उसका डायरेक्शन ये होगा, है ना। तो इसको जो है, इसके लिए हम एक आगे फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये वहाँ पे और क्लियर होगा। ट्रायंगल लॉ को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, एक वेक्टर है ए, उसको बी वेक्टर में ऐड करना है ना, तो इन दोनों को ऐड करने पे जो आर वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, वो इस फिगर से बहुत क्लियरली दिख रहा है। हमने इसको इसके साथ मिला दिया और ये ट्रायंगल बन गया, और जो थर्ड साइड है दैट इज द रिजल्टेंट और एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।